हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 1 जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी 3 पार्ट जो है चैप्टर 1 के वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिसमें डेफिनेशन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, लिमिटेशंस, फिर दूसरे डिसिप्लिन के साथ कॉस्टिंग की किस तरह की रिलेशनशिप है, डिफरेंसेस क्या है, आईटी और कॉस्टिंग का क्या रिलेशन है, एसेंशियल्स क्या है गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के पहले में क्या ध्यान में रखना चाहिए, राइट। ये सारी चीजें हमने इन डिटेल समझी हुई है। होपफुली वो सारे ही वीडियोस आपने देख लिए होंगे, राइट। अब हम समझने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जो काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, बट इजी सा कॉन्सेप्ट है। 1.24 पेज नंबर 1.24 पर दिया हुआ है। ये आपको बाकी का कॉस्टिंग समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है और इसमें से क्वेश्चन भी पूछने के चांसेस रहेंगे, राइट। तो चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट समझते हैं। जो कॉस्ट का क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग 6 तरीके से किया जा सकता है। तो ये 6 जो टाइप्स है, राइट, वो हम इन डिटेल समझने वाले हैं। सबसे पहले बाय नेचर और एलिमेंट। जो भी कॉस्ट है उसका नेचर क्या है, उसमें क्या एलिमेंट है, उसके बेसिस पर उसका क्लासिफिकेशन, उसका बाइफर्केशन किया जा सकता है, राइट। उसमें मटेरियल हो सकता है, लेबर हो सकता है, या फिर अदर एक्सपेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पेन की बात करूँ तो ये पेन बनाने में जो भी मटेरियल लगा है तो वो मटेरियल उसका नेचर है, एलिमेंट है, तो वो बाय मटेरियल, ये जो मेन मटेरियल जो आपको दिख रहा है ये डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है। उसके अंदर बहुत छोटे छोटे मटेरियल और भी यूज हुए होंगे जो इनडायरेक्ट है, जिसकी वैल्यू कुछ खास नहीं होगी, तो वो दोनों टाइप के मटेरियल हो सकते हैं। इसको बनाने के लिए लेबर का भी यूज हुआ हो सकता है, राइट। तो वो लेबर का यूज हुआ है तो वो लेबर भी डायरेक्ट हो सकते हैं एज वेल एज इनडायरेक्ट लेबर भी हो सकते हैं, और दूसरे भी एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। तो ये 3 टाइप्स में 3 नेचर के हिसाब से उनके 3 क्लासिफिकेशन किए गए हैं। Under this type of classification of cost, total cost of cost object is classified on the basis of element of cost, that is material, labor, other expenses and overheads. ओवरहेड्स मतलब कि जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको ओवरहेड्स कहा जाता है। मटेरियल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही होंगे, तो जो इनडायरेक्ट मटेरियल है उसे ओवरहेड्स कहा जाएगा, राइट। डायग्राम दिया हुआ है फिर, राइट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के हिसाब से मटेरियल कॉस्ट है जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है। एम्प्लॉय या फिर लेबर कॉस्ट है जिसमें भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है। अदर एक्सपेंस मतलब कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसमें भी हो सकता है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस क्या होता है, राइट। जो भी मटेरियल, लेबर या कोई भी एक्सपेंसेस है वो डायरेक्टली किसी भी प्रोडक्शन या सर्विसेज में डायरेक्टली यूज हुआ है, जो मेन प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बनाने में जो नेसेसरी है, जिसके बिना वो प्रोडक्ट नहीं बन सकती, जिसकी वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसे डायरेक्ट कॉस्ट कहा जा सकता है। जैसे कि अगर मोबाइल फोन बनाया जाता है तो मोबाइल फोन के अंदर उसका जो बैटरी है, राइट, फिर उसका जो पूरा डिस्प्ले है, स्क्रीन है, उसमें जो भी प्लास्टिक वगैरह यूज किया गया, जो भी उसका कवर बनाने के लिए यूज किया गया, उसके अंदर का जो भी फॉर्मेशन है, सिस्टम है, वो सारी चीजें डायरेक्ट कॉस्ट बनाती है। उसको असेंबल करने के लिए, उसको फिट वगैरह करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होता है वो सब कुछ डायरेक्ट कॉस्ट है। बट वो जो भी मोबाइल, जहां पर भी वो फोन बन रहा है, वो जो भी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, उस फैक्ट्री में जो भी मेंटेनेंस करने के लिए जो भी पर्सन काम करते हैं, उसकी साफ सफाई जो भी करते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग जो भी करते हैं, अकाउंटिंग जो भी करते हैं, राइट, ऑडिट जो भी करते हैं, लीगल सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, बाकी भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते हैं किसी भी प्रोडक्शन या सर्विस प्रोवाइडर को, राइट। तो उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है, राइट। वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली प्रोडक्शन या सर्विसेज से जुड़े हुए एक्सपेंसेस है उसे डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है। बाकी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वो जरूरी होते हैं बट उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो कोई भी प्रोडक्शन या फिर सर्विसेज जो रेंडर की जाती है उसमें नहीं आती है, उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है, राइट। तो ये 3 मेजर उसके बाइफर्केशन है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है। उसमें जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उन सभी का टोटल उसे ओवरहेड्स कहा जाता है। उस ओवरहेड्स का बाइफर्केशन है प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब कि ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसका यूज प्रोडक्शन के लिए किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो भी फोन है वो फैक्ट्री में बनाया गया तो उस फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, उसमें लाइटिंग एक्सपेंस हुआ है,
राइट। अगर कोई भी जो प्रोडक्शन का प्लानिंग किया गया, जिस पर्सन ने प्रोडक्शन का प्लानिंग किया, सुपरवाइजर जो है कि प्रोडक्शन बराबर हो रहा है या नहीं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, बट वो क्या है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, वो प्रोडक्शन से जुड़े हुए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो उसे प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहा जाता है। फिर है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स मतलब कि जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टोटली एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो लेबर्स वगैरह या एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, अकाउंट का काम है, लीगल एक्सपेंसेस जो भी किए गए हैं, राइट। फिर ऑडिट का काम है, तो वो सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, वो बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी है, बट वो डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्शन में, कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करने में उसका कोई भी हाथ नहीं होता है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस के लिए है, तो उसे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कहा जाएगा। एंड लास्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स मतलब कि सेल करने के लिए जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजमेंट है, सेल्स पर्सन को सैलरी पे की जाती है, सेल्स के लिए कोई भी क्वेरीज, ऑर्डर जो मिलता है उसका प्रोसेसिंग, वो सारी चीजें सेल्स ओवरहेड्स में आएगी, क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और वो सेल्स रिलेटेड है, तो वो सेलिंग ओवरहेड्स कहलाए जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जो फाइनल प्रोडक्ट है, वो फाइनल प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसको फैक्ट्री से स्टोर्स या फिर रिटेलर्स या होलसेलर के पास पहुंचाना, राइट। उसका डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी एक्सपेंस, लॉजिस्टिक का जो भी एक्सपेंस होता है, उस वैन का इंश्योरेंस वगैरह, तो वो सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में कंसीडर की जाती हैं, राइट। तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बन जाएंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो मटेरियल, एम्प्लॉय और अदर एक्सपेंसेस के जो डायरेक्ट मटेरियल है वो प्राइम कॉस्ट या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट कहा जाएगा, जो हम आगे भी समझेंगे। बाकी जो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर या एम्प्लॉय कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस जो है उसका टोटल, उसे ओवरहेड्स कहा जाएगा। उस ओवरहेड्स में भी तीन बाइफर्केशन है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, राइट। मटेरियल, अब मटेरियल किसे कहेंगे? मटेरियल कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल required to make a product into finished goods। रॉ मटेरियल जिसका यूज करके फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है, तो जो रॉ मटेरियल का एक्सपेंस है वो मटेरियल कॉस्ट में कंसीडर किया जाएगा। The material can be directly attributable to a cost object or allocable on some reasonable basis where direct attribution is not possible। जो डायरेक्टली पता है कि ये फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए ही ये रॉ मटेरियल का यूज हुआ है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं जिसको अलोकेट करना पड़ता है, जो बहुत सारी चीजों के लिए एक साथ यूज हुआ होता है, तो ऐसा इनडायरेक्ट मटेरियल भी होते हैं। Materials which are present in the finished product, cost object or can be economically identified in the product are termed as a direct materials। जो भी मटेरियल पता है कि डायरेक्टली कि ये मटेरियल का यूज करके ही फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस किया गया है, तो वो डायरेक्ट मटेरियल है। या फिर उसे इकोनॉमिकली उसको पता कर सकते हैं कि इसमें कितना मटेरियल का कॉस्ट है, कौन सा मटेरियल कितना यूज हुआ है, वो पता कर सकते हैं, तो उसे मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ इन ड्रेस मेकिंग, मटेरियल परचेस्ड फॉर अ स्पेसिफिक जॉब एटसेट्रा। अगर कोई भी ड्रेस बनाया है तो उसके लिए जो क्लॉथ यूज हुआ है दैट इज अ डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि वो पता ही है कि वो क्लॉथ में से ही ड्रेस बनाया गया है। या फिर कोई स्पेसिफिक जॉब के लिए जो भी मटेरियल परचेस किया गया है, तो वो डायरेक्ट मटेरियल बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़ने के लिए सोचे तो आपने जो बुक्स कॉस्टिंग के लिए यूज कर रहे हो, तो दैट बुक इज कंसिडर्ड एज अ डायरेक्ट मटेरियल फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्टिंग सब्जेक्ट, राइट। बट उसमें पेंसिल, पेन, कैलकुलेटर है, वो कॉमन है, वो बहुत सारी सब्जेक्ट के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए आप यूज करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट है, वो टोटली स्पेसिफिकली कॉस्टिंग के लिए आप यूज नहीं करते हैं। However, in some cases a material may be indirect, but it is treated as indirect because it is used in a small quantities. It is not economically feasible to identify the quantity. जब बहुत ही कम क्वांटिटी में कोई भी मटेरियल का यूज हुआ है, तो उसे इनडायरेक्ट मटेरियल जनरली कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम है, मतलब कि वैल्यू भी काफी कम होगी। Those materials which are used for purpose ancillary to the businesses are also treated as a indirect materials। जो भी दूसरे बिजनेस के जो सपोर्टिव एक्टिविटीज है उसके लिए अगर कोई भी मटेरियल का यूज किया गया है, तो उसे इनडायरेक्ट मटेरियल कहा जाएगा, राइट। कोई भी स्पेयर पार्ट्स है या फिर कुछ मेंटेनेंस के लिए कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई है, राइट, साफ सफाई के लिए कुछ भी है, तो ऐसी सारी चीजें हैं, वो इनडायरेक्ट मटेरियल कंसिडर किया जाएगा। फिर है लेबर। ये जो मटेरियल है वो इन डिटेल हम समझने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर 2 है वो पूरा मटेरियल कॉस्ट के ऊपर ही है, राइट। फिर है लेबर। Wages paid to workers for converting the raw materials into finished goods is called labor cost, or labor which can be economically identified or attributed wholly to a cost object is termed as a direct labor।
जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी पर्सन का यूज किया गया है, उन्होंने अपनी आर्ट्स अपने स्किल्स का यूज किया गया है, उसके लिए लेबर कॉस्ट पे किया जाता है। उसमें से भी जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन है तो उसे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉई एंगेज्ड ऑन द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट और इन कैरिंग आउट द नेसेसरी ऑपरेशंस फॉर कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। समझ में आ रहा है? जो भी डायरेक्टली रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसे डायरेक्ट लेबर कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरी चैनल के बारे में सोचे तो ये चैनल है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट? सो आई एम अ डायरेक्ट लेबर फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैनल्स कॉस्ट, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली जो सर्विसेज रेंडर करनी है वो मैं कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दूसरा पर्सन है वो यूट्यूब में जो भी काम करना है, उसमें जो भी थंबनेल बनानी है, उसमें डिस्क्रिप्शन लिखना है, या फिर ये जो वीडियो है उसका एडिटिंग कोई और पर्सन करता है, तो वो इनडायरेक्ट लेबर कहलाया जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बट वो इनडायरेक्ट जो नेसेसरी दूसरी चीजें हैं वो शायद कर रहे हैं। उसमें भी अलग अलग पार्ट हो सकते हैं, वो समझना भी जरूरी हो। हाँ, एडिटिंग को कह सकते हैं कि वो डायरेक्ट लेबर ही है, क्योंकि जो वीडियोस है उसको सपोर्ट करने के लिए जरूरी है। बट फॉर एग्जांपल, कोई आपकी कमेंट्स है उसका रिप्लाई करने के लिए कोई पर्सन को रखा गया है, तो वो शायद इनडायरेक्ट लेबर कंसिडर किया जा सकता है। Other expenses, all expenses other than material or labor which are incurred for a particular cost object are termed as other expenses. मटेरियल और लेबर के अलावा जो दूसरे एक्सपेंसेस कंसिडर किए हैं, जो दूसरे एक्सपेंसेस इनकर किए गए हैं, वो अदर एक्सपेंसेस कहलाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, हायर चार्जेस ऑफ सम स्पेशल मशीनरी, कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव वर्क एटसेट्रा। स्पेशल मशीनरी को हायर किया गया है तो वो ना मटेरियल है ना लेबर है, तो वो अदर एक्सपेंस है, राइट? अगर वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन है, सर्विसेज रेंडर करने के लिए है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा, अदरवाइज वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा, राइट? ये लेबर और अदर एक्सपेंसेस के लिए भी चैप्टर 3 हमारा पूरा है, वो लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर ही फोकस करते हैं। अब है ओवरहेड्स। द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज टर्म्ड एज ओवरहेड। जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको ओवरहेड्स कहा जाता है। द मेन ग्रुप्स इनटू विच ओवरहेड्स मे बी सबडिवाइडेड आर एज फॉलो। ओवरहेड्स को 4 पार्ट, मतलब 3 जो हमने समझे थे वही है, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग समझा है, जनरली वो एक साथ ही कंसिडर किया जाता है। प्रोडक्शन और वर्क्स ओवरहेड्स, इसे फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहा जाता है। फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स और वर्क्स ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड इन द फैक्ट्री एंड फॉर रनिंग द फैक्ट्री, फॉर एग्जांपल रेंट, पावर एटसेट्रा। जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री को रन करने के लिए, चलाने के लिए होते हैं, राइट? तो उसे फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स या फिर वर्क्स ओवरहेड्स कहा जा सकता है। जैसे कि रेंट है, फैक्ट्री जो है वो रेंट पर ले रखी है, फैक्ट्री का जो बिल्डिंग है, तो उसके लिए जो रेंट पे कर रहे हैं, तो वो रेंट से डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वो नेसेसरी चीज है प्रोडक्शन करने के लिए, राइट? वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, बट दैट इज नॉट डायरेक्ट एक्सपेंस, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट? इसीलिए वो ओवरहेड्स है। बट कौन सा? फैक्ट्री, प्रोडक्शन या फिर वर्क्स ओवरहेड या फिर पावर है, राइट? तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को मैनेज करने या एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जो एक्सपेंसेस है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि उनसे तुरंत ही प्रोडक्शन या फिर सर्विस रेंडर नहीं होती है, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, ऑफिस रेंट, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का रेंट पे करते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में कंसिडर किया जाएगा। फैक्ट्री का रेंट है तो वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में कंसिडर किया जाएगा, राइट? लाइटिंग, जो ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का लाइटिंग है, टेलीफोन है, एटसेट्रा, राइट? सेलिंग ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर मार्केटिंग ऑफ अ कमोडिटी, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कमीशन टू सेल्स पर्सन, एटसेट्रा। सिंपल, ये हमने आगे भी डिस्कस किया था। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड टू फॉर डिस्पैच ऑफ गुड्स, फॉर एग्जांपल वेयरहाउस चार्जेस, पैकिंग, सेकेंडरी एंड लोडिंग चार्जेस। वेयरहाउस चार्जेस, वेयरहाउस में गुड्स, जो भी फिनिश गुड्स बन गए हैं उसे रखा गया है तो वो वेयरहाउस चार्जेस है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में कंसिडर किया जाएगा। रॉ मटेरियल को अगर स्टोर में रखा गया है तो वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, बट वो प्रोडक्शन के लिए किया गया एक्सपेंसेस है। तो अगर रॉ मटेरियल को वेयरहाउस में रखा है, स्टोरेज किया गया है, तो वो प्रोडक्शन ओवरहेड है। फिनिश गुड्स को अगर वेयरहाउस में रखा गया है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है। समझ में आ रहा है? पैकिंग सेकेंडरी, प्राइमरी पैकेजिंग है वो तो नेसेसरी कॉस्ट है, उसके बिना तो उस गुड्स को, उस फिनिश गुड्स को शायद हम मूव ही नहीं कर पाएंगे,
राइट। तो प्राइमरी पैकेजिंग अलग हो जाता है, वो जनरली प्रोडक्शन ओवरहेड्स में या अदर एक्सपेंसेस में दिखाया जा सकता है, राइट। पर सेकेंडरी पैकेजिंग है वो शायद कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर ज्यादा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए यूज हो सकता है। अगर वो जो सेकेंडरी पैकेजिंग है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए है तो वो सेलिंग ओवरहेड्स हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कंसिडर किया जाएगा। बट अगर वो फॉर एग्जांपल बहुत सारे पैकेट्स थे, उस पैकेट्स को कोई एक कार्टन में एक बॉक्स के अंदर रखा गया, तो वो जो बॉक्स का एक्सपेंस है वो डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए है, ताकि वो जो अलग अलग इंडिविजुअल यूनिट्स है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना पॉसिबल नहीं है, बट वो एक बॉक्स एक कार्टन के अंदर होगा तो वो इजीली डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। दैट इज कंसिडर्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। समझ में आ रहा है? एंड लोडिंग चार्जेस, अगर गुड्स जो भी है फिनिश गुड्स है उनको वेयर हाउस में से अगर दूसरी जगह पर कस्टमर के पास पहुंचाना है तो जो लोड किया जाता है उसको ट्रक में या फिर जो भी व्हीकल है उसमें, तो उसका एक्सपेंस है वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंसिडर किया जाएगा, राइट। तो ओवरहेड्स को 4 पार्ट में या फिर 3 पार्ट में कंसिडर कर सकते हैं। प्रोडक्शन, फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड, सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, थर्ड सेलिंग एंड फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये पूरा चैप्टर 4 हमें पढ़ना रहेगा, राइट। तो ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, जिसमें मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस है। उसमें जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसका टोटल करेंगे तो उसे ओवरहेड्स कहा जाएगा। फिर है बाय फंक्शंस, जो भी एक्सपेंस है उनका फंक्शन क्या है उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है। अंडर दिस क्लासिफिकेशन कॉस्ट आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस फॉर विच दे हैव बीन इनकर्ड। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग: प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो कॉस्ट से प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो जो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्लस जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है उसका टोटल करेंगे तो प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिलेगा, क्योंकि वो सारे इंकर करने के बाद हमें प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिलता है। देन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, बिजनेस या फिर मैनेजमेंट करने के लिए जो भी एक्सपेंस हुआ। सेलिंग कॉस्ट, गुड्स जो भी है उनको सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह का एक्सपेंस हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, R&D कॉस्ट एटसेट्रा। ये फंक्शन के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया है, राइट। ये किस तरह से कॉस्ट है उसको दिखाया जाता है, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय, लेबर्स और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल किया जाता है तो उसे प्राइम कॉस्ट कहा जाता है। उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स अगर हम ऐड करते हैं जिसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकता है, तो प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट हमें मिलेगा। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा। उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा। ये तीनों ही ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं, राइट। ये पूरा जो फॉर्मेट है ये इन डिटेल हम चैप्टर 6 के अंदर पढ़ने वाले हैं। कॉस्ट शीट काफी इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, वहां पर हम पढ़ेंगे तब आपको सब कुछ क्लेरिफाई हो जाएगा, राइट। ये फंक्शन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन था। फिर है बाय वेरिएबिलिटी और बिहेवियर, जो भी एक्सपेंस उसमें किस तरह से चेंज होता है और उसका बिहेवियर किस तरह से है, तो उसमें 3 क्लासिफिकेशन है: फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जो कॉस्ट प्रोडक्शन के चेंज होने से कॉस्ट को कुछ फर्क नहीं पड़ता उसे फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। कॉस्ट है वो फिक्स रहता है, रिमेन सेम, राइट। कुछ पॉइंट तक वो सेम रहता है। प्रोडक्शन चाहे कितना भी हो, फिक्स्ड कॉस्ट एज इट इज रहता है। जैसे कि रेंट है, राइट, फैक्ट्री का रेंट जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट है। प्रोडक्शन करे या ना करे, 1 लाख करे, 10 लाख करे, जितना भी करे, वो बिल्डिंग के अंदर जितना भी किया जाएगा तो उसका जो रेंट है उतना ही पे करना है। वो प्रोडक्शन करे या ना करे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो वो फिक्स्ड रेंट है, फिक्स्ड कॉस्ट है। समझ में आ रहा है? दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट। एक यूनिट भी अगर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे तो जितना कॉस्ट बढ़ता है उसे वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। जैसे कि मटेरियल है, लेबर है, राइट, वो प्रोडक्शन से उसमें एक्सपेंस में चेंज होता है, उसे वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों का ही पार्ट रहता है। कुछ हद तक वो फिक्स्ड कॉस्ट होता है, उसके बाद वो वेरिएबल कॉस्ट बन जाता है। चलिए वो इन डिटेल देखते हैं। Fixed cost, these are the costs which are incurred for a period and which within certain output and turnover limits tends to be unaffected by fluctuation in the level of activity, output और turnover। ये कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक, कुछ प्रोडक्शन लिमिट, टर्नओवर तक उस एक्सपेंस में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, राइट। वो फिक्स्ड कॉस्ट रहता है। They do not tend to increase or decrease with the changes in output। आउटपुट में चेंज होने की वजह से फिक्स्ड कॉस्ट है वो चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल रेंट, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, इंश्योरेंस जो भी है वो भी फैक्ट्री बिल्डिंग के हिसाब से प्रोडक्शन से उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। रिमेन द सेम फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आ गया ना? उसका यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है,
कि ये जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है 100, 200, 300, 400, बट ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो एक लाइन में ही है, वो एज इट इज है। फिर है वेरिएबल कॉस्ट। दिस कॉस्ट टेंड टू वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। जितनी एक्टिविटी, जितना प्रोडक्शन बढ़ता है उतना ही वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ता है। एनी इंक्रीज इन द एक्टिविटी रिजल्ट इन इंक्रीज इन द वेरिएबल कॉस्ट एंड वाइस वर्सा। अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता है, प्रोडक्शन कम होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर एटसेट्रा। देखिए यहाँ पर जो चार्ट दिया है, मतलब कि ये प्रोडक्शन बढ़ रहा है 300, 100, 300, 100, 200, 300, 400, तो यहाँ पर जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। और तीसरा जो टाइप है, राइट, अंडर द वेरिएबिलिटी और बिहेवियर के बेसिस पर सेमी वेरिएबल कॉस्ट। दिस कॉस्ट कंटेन बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट एंड आर thus partly affected by fluctuation in the level of activity। इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों ही कंपोनेंट रहते हैं, इसीलिए पार्टली वो चेंज होता है प्रोडक्शन में चेंज होने की वजह से। एग्जाम्पल्स ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर टेलीफोन बिल्स। टेलीफोन बिल्स में मिनिमम बिल तो आता ही है कि इतना बिल तो आएगा, आप कॉल करें या ना करें। उसके बाद अगर उसकी कुछ लिमिट होती है, उससे ज्यादा अगर कॉल होता है तो टेलीफोन का जो बिल है वो बढ़ जाता है। फिर गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी में भी ऐसा ही होता है, कुछ मिनिमम बिल तो आता ही है, फिर आप कितना यूसेज करते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। सच कॉस्ट आर डिपिक्टेड ग्राफिकली आर एस फॉलो। फिर यहाँ पर इसका ग्राफ है वो ठीक है, वो जानना जरूरी नहीं है। फिर इसको किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसमें कितना फिक्स्ड है और कितना वेरिएबल है, राइट। उसके लिए 5 मेथड दी गई है, राइट। ये 5 मेथड में से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कंपैरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड है, क्योंकि वो आगे के कुछ चैप्टर्स में कुछ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होगी। तो वो मेथड हम समझते हैं, बाकी की 4 मेथड आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। ये जो है कंपैरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड, इसका थियरी ठीक है देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है प्रोडक्शन इन यूनिट्स और सेमी वेरिएबल एक्सपेंस में बताया हुआ है। जनवरी मंथ में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं और सेमी वेरिएबल एक्सपेंस है 260 रुपीज। फेब्रुआरी मंथ में 140 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं और उसका एक्सपेंस है 300 रुपीज, राइट। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि कितना फिक्स्ड कॉस्ट है और कितना वेरिएबल कॉस्ट है। तो हम प्रोडक्शन का डिफरेंस और ये जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंस कॉस्ट है उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस निकाला हुआ है। प्रोडक्शन यूनिट्स में जो डिफरेंस है वो 40 यूनिट्स का था, 100 और 140 का डिफरेंस। और यहाँ पर जो एक्सपेंस है उसका अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 260 एंड 300, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज दैट इज ऑल्सो 40 रुपीज, राइट। तो 40 यूनिट्स चेंज होने से 40 रुपीज का एक्सपेंस है वो चेंज होता है। मतलब कि जितना चेंज होता है दैट इज कंसिडर्ड एज अ वेरिएबल कॉस्ट, राइट। वो वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है। तो यहां पर हम पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है वो पर यूनिट सेम रहता है, टोटल चेंज होता है। फिक्स्ड कॉस्ट है वो टोटल एज इट इज रहता है, सेम रहता है, वो पर यूनिट चेंज होता है, राइट। तो यहां पर अगर वेरिएबल कॉस्ट हमें देखना है तो चेंज इन सेमी वेरिएबल एक्सपेंस अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन कॉस्ट करेंगे तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना है वो हमें पता चल जाएगा। तो चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट कितना था, ₹40, राइट। और उसमें कितने यूनिट्स का चेंज हुआ, 40 यूनिट्स का, तो ₹1 पर यूनिट है वो वेरिएबल कॉस्ट है, राइट। अब अगर जनवरी का देखें तो उसमें जो वेरिएबल कॉस्ट है 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, ₹1 वेरिएबल कॉस्ट है, तो टोटल ₹100 है वो वेरिएबल कॉस्ट है। द फिक्स्ड कॉस्ट एलिमेंट विल बी ₹260 माइनस 100। टोटल एक्सपेंस कितना था 260 में से 100 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट है, तो बाकी का जो 160 रुपीज है वो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। अब उसको कंफर्म करना है तो फेब्रुआरी में भी सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे। फेब्रुआरी में टोटल 140 यूनिट्स प्रोड्यूस किए गए थे, तो वेरिएबल कॉस्ट ₹1 पर यूनिट है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा 140 रुपीज, राइट। 140 यूनिट्स इंटू ₹1। और टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है 300, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा 300 माइनस 140, दैट इज 160। तो जनवरी में भी फिक्स्ड कॉस्ट 160 है, फेब्रुआरी में भी फिक्स्ड कॉस्ट 160 है, तो 160 रुपीज करेक्ट है, ऐसा मान सकते हैं। अगर आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट का अगर कहीं पर भी क्वेश्चन आए तो अगर आप एक मंथ का तो देखेंगे, राइट, उसको दूसरे मंथ के साथ भी अगर आप कंफर्म कर लेंगे कि दोनों में क्या फिक्स्ड कॉस्ट सेम आता है या नहीं, तो अगर सेम आता है तो पता चल जाएगा कि आपने जो कैलकुलेशन किया है वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट का वो सही है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट है वो प्रोडक्शन से जनरली चेंज नहीं होते हैं, राइट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में जो कॉस्ट सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा, वो फिक्स्ड कॉस्ट है। जो चेंज हो रहा है ड्यू टू प्रोडक्शन, राइट, वो वेरिएबल कॉस्ट है। समझ में आ गया? अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए
तो ये मेथड इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे के क्वेश्चन में हेल्पफुल हो सकती है। जब भी आपको मोर देन वन पीरियड या फिर किसी भी तरीके से आपको प्रोडक्शन दिया है, राइट, और उसमें आपको सेमी वेरिएबल एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, तो चेंज इन अमाउंट ऑफ एक्सपेंस, जो भी दो चीज दी है, दो टाइम के, दो पीरियड के, दो लोकेशन वगैरह के, जो भी आपको प्रोडक्शन दिया है, राइट, उसमें आपको चेंज इन अमाउंट ऑफ एक्सपेंस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट करना है, तो आपको वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। वो वेरिएबल कॉस्ट को आपको कोई एक मंथ का जितना भी यूनिट्स है उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर दैट पीरियड मिल जाएगा। वो जो भी मिल रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उसको टोटल कॉस्ट में से, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से माइनस कर दीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट। तो वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों ही आपको मिल जाएंगे। और ये फिक्स्ड कॉस्ट को आपको कंफर्म करना है, तो जो दूसरा पीरियड है उसमें भी आप सेम प्रोसीजर कीजिए, जो भी टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स है उसको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, वो जो आंसर मिल रहा है उसको टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दीजिए, तो जो डिफरेंस मिलेगा वो क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट। ये दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं वो आपको देखना है, अगर मैच कर रहे हैं तो आपका आंसर सही है। सिंपल। चलो ये आगे क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा पता चलेगा। फिर जो ये फिफ्थ मेथड भी कुछ काम की नहीं है। तो ये था बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी और बिहेवियर कॉस्ट का क्लासिफिकेशन, जिसमें था फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। अब तक हमने तीन टाइप के क्लासिफिकेशन देखा है, राइट। सबसे पहले था जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड ऑन नेचर और एलिमेंट्स था, जिसमें मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस कवर अप होते थे, उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल ओवरहेड्स कहलाया जाता है। सेकेंड हमने देखा बेस्ड ऑन फंक्शंस, राइट, उसमें प्रोडक्शन रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, R&D कॉस्ट एक्सेट्रा था। एंड थर्ड हमने देखा बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी और बिहेवियर, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट था। ये तीनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली इसमें से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्लासिफिकेशन है, राइट। बट ये पूरे कॉस्टिंग में आगे के जितने भी हम 14 चैप्टर्स जो पढ़ने वाले हैं उन सभी में ये सारे जो टाइप्स क्लासिफिकेशन हमने देखे वो सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स में, ओवरहेड्स के तो सभी के चैप्टर्स है वो मैंने आपको बता दिया। फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल तो सारे चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेंगे ही। और तो और जो बेस्ड ऑन फंक्शंस थे, राइट, वो पूरा चैप्टर 6 में कवर अप होगा। तो ये सारे जो अब तक के क्लासिफिकेशन थे वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछने के चांसेस कम है, बट आगे का पूरा कॉस्टिंग समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो हम समझने वाले हैं, राइट, वो जो क्लासिफिकेशन है उसमें से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछने के चांसेस है। सबसे पहले है बाय कंट्रोलेबिलिटी, उसमें क्लासिफिकेशन है कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। अब यहाँ पर जो कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है वो कोई डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर कोई एक डिपार्टमेंट है, वो जो डिपार्टमेंट है वो अगर जिस कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है तो उसे कंट्रोलेबल कॉस्ट कहा जाएगा। अगर वो डिपार्टमेंट कोई भी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, खुद कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो उसे अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कहा जाएगा। मतलब दूसरे कोई डिपार्टमेंट की गलती की वजह से अगर एक्स डिपार्टमेंट का कंट्रोल नहीं हुआ, कॉस्ट कंट्रोल नहीं हो पाया, तो उसे अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कहा जाएगा। यहाँ पर एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, यहाँ पर डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। Cost here may be classified into controllable and uncontrollable. Controllable cost that can be controlled typically by a cost, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट सेंटर्स मैनेजर इज कॉल्ड कंट्रोलेबल कॉस्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हमने समझे थे, चार टाइप के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर जो कॉस्ट इनकर कर सकते हैं वो कॉस्ट, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट सेंटर्स ही होते हैं। रेवेन्यू सेंटर्स का तो काम ही जनरेट करना है, रेवेन्यू जनरेट करना रहेगा। तो जो भी अगर कॉस्ट है, राइट, जिस कॉस्ट को कॉस्ट, प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट सेंटर्स के मैनेजर कंट्रोल कर सकते हैं, उसे कंट्रोलेबल कॉस्ट कहा जाएगा। कंट्रोलेबल कॉस्ट इनकर्ड इन अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ द मैनेजर हेडिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। For example, direct cost comprising direct labor, direct material, direct expenses and some of the overheads are generally controllable by the shop floor supervisor or the factory manager. कितना एक्सपेंस ये करना है, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस, राइट, वो उनके शॉप फ्लोर के सुपरवाइजर्स वगैरह वो कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए उसे कंट्रोलेबल कॉस्ट कहा जाएगा। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट which cannot be influenced by the action of the specified member of an undertaking are known as uncontrollable cost. For example, expenditure incurred by, say, the tool room is controllable by the foreman in charge of that section, but the share of the tool room expenditure which is apportioned to a machine shop is not controlled by the machine shop foreman.
अगर कोई टूल रूम का एक्सपेंस है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में अपोर्शन होता है, मतलब कि डिवाइड होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट, वो कैसे करना है वो हम आगे समझने वाले हैं। तो वो जो डिवीजन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अगर फॉर एग्जांपल मशीन शॉप होता है तो टूल रूम का एक्सपेंस जो है वो मशीन शॉप के फोरमैन या उनके सुपरवाइजर के लिए अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है। मतलब कि यहाँ पर हमें देखना है कि जिस डिपार्टमेंट का कॉस्ट है, राइट, वो अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो उसे कंट्रोलेबल कॉस्ट कहा जाएगा, अगर वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो उसे अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कहा जाएगा, राइट। अब डिस्टिंक्शन डिफरेंस दिया है कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट के बीच का। The distinction between controllable and uncontrollable cost is not very prominent and is sometimes left to individual judgment. किससे कंट्रोलेबल कॉस्ट कहना, किससे अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कहना, वो डिफरेंस निकालना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए वो जजमेंटल मैटर है। In fact, no cost is uncontrollable. It is only in relation to a particular individual that we may specify a particular cost to be either controllable or uncontrollable. Right? इसका डिफरेंस के बारे में क्वेश्चन MTP 1 में 24 और RTP में 24 में पूछा गया है। फिर है बाय नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी के बेसिस पर नॉर्मल और एबनॉर्मल कॉस्ट होते हैं। जो नॉर्मल रूटीन टाइप के एक्सपेंसेस है वो नॉर्मल कॉस्ट है। एबनॉर्मल कॉस्ट कोई ऐसी सिचुएशन की वजह से कि जो रूटीन नहीं है, आग लगने से अगर कोई भी लॉस हुआ, मशीन खराब हो गया, उस वजह से लेबर भी आइडल टाइम हो गया, तो दैट आर कंसिडर्ड एज अ एबनॉर्मल कॉस्ट। वो रूटीन नेचर के नहीं है। हाँ, अगर पावर कट हुआ, राइट, अगर वो कभी कभार होता है, रेयरली होता है, तो वो एबनॉर्मल कॉस्ट है। अगर वो रूटीन है और उस वजह से लेबर को आइडल टाइम मिलता है तो वो नॉर्मल बन जाएगा। सो नॉर्मल एंड एबनॉर्मल डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस, उसका एक्टिविटी नेचर वगैरह किस तरह से है। Normal cost, it is the cost which is normally incurred at a given level of output under the condition in which that level of output is normally attained. नॉर्मल कंडीशन में जो भी आउटपुट अचीव करता है तो वो नॉर्मल सिचुएशन में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं दैट आर कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल कॉस्ट. Abnormal cost, it is the cost which is not normally incurred at a given level of output in the condition in which the level of output is normally attained. It is charged to costing P&L account. Costing profit and loss account में abnormal cost को charge किया जाता है. Right? So based on normality, normal and abnormal cost. Simple. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, by cost of used in managerial decision making. यहाँ पर बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, राइट, इसमें से क्वेश्चन भी आपको पूछने के चांसेस है। अलग अलग तरीके से डिसीजन मेकिंग के पर्पस के लिए कॉस्ट को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट पहले से ही एस्टिमेट किया हुआ है कि कितना कॉस्ट हो सकता है। अ कॉस्ट विच इज कंप्यूटेड इन एडवांस बिफोर प्रोडक्शन और ऑपरेशन स्टार्ट on the basis of specification of all the factors affecting cost is known as a predetermined cost. जितना भी कॉस्ट हो सकता है सभी को एस्टिमेट किया है कि कितना कॉस्ट हो सकता है, दैट आर कंसिडर्ड एज अ प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट, ताकि पता चले कि कॉस्ट इनकर करना है या नहीं, प्रोडक्शन करना है या नहीं, राइट, पहले से ही एस्टिमेट इन एडवांस किया जाता है। Standard cost, a predetermined cost which is calculated from management's expected standard or efficient operation and the relevant necessary expenditure. स्टैंडर्ड कॉस्ट भी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट ही है, बट ये क्या है कि मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन बताता है कि इतना ही होना चाहिए, दैट इज अ स्टैंडर्ड, राइट, इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा क्यों हुआ, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, राइट। उसके साथ एक्चुअल एक्सपेंस को कंपेयर किया जाता है और वेरिएंस अगर है तो उस वेरिएंस के सामने एक्शन लिए जाते हैं और कॉस्ट कंट्रोल किया जाता है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ही समझा था, कॉस्ट कंट्रोल जब समझा था, राइट। तो वो स्टैंडर्ड कॉस्ट है। स्टैंडर्ड कॉस्ट भी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, बट वो मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन है कि इतना एक्सपेंस होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है, ये सबसे बढ़िया है, मतलब एफिशिएंट है हमारे हिसाब से। इट मे बी यूज्ड एज अ बेसिस फॉर प्राइस फिक्सेशन और फॉर कॉस्ट कंट्रोल थ्रू वेरिएंस एनालिसिस, राइट। कॉस्ट कंट्रोल के बारे में हमने समझा, प्राइस फिक्स करने के लिए भी स्टैंडर्ड कॉस्ट का यूज कई बार किया जाता है। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट मतलब कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हुआ, राइट, उसे मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है, राइट। अगर कोई भी पेन बनाने के लिए 10 रुपीज लगता है, राइट, एक पेन को बनाने के लिए 10 रुपीज लगते हैं, एक पेन बनाई 10 रुपए लगे, 2 पेन बनाई 20 रुपए लगे, 3 पेन बनाई 30 रुपीज लगे, तो वो 20 और 30 के बीच का डिफरेंस 10 रुपीज जो है वो मार्जिनल कॉस्ट, जनरली वो वेरिएबल कॉस्ट है, राइट। प्रोडक्शन के बढ़ने से जो एक्सपेंस बढ़ता है वो मार्जिनल कॉस्ट है। The amount at any given volume of output by which aggregate cost increases if the volume of output is increased or decreased by 1 unit. यहाँ पर जनरली इंक्रीज ही हो सकता है, यहाँ पर लिखना चाहिए इंक्रीज और डिक्रीजेस। अगर कोई एक यूनिट इंक्रीज होता है तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, अगर एक यूनिट डिक्रीज होता है तो कॉस्ट भी डिक्रीज होगा, राइट, तो उसे मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है।
मार्जिनल कॉस्ट का पूरा चैप्टर है चैप्टर 14, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट का भी है चैप्टर 13, जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को डिफरेंस वेरिएंस एनालिसिस किया जाएगा, राइट, वो चैप्टर 13 में कवर अप होता है। एस्टिमेटेड कॉस्ट, Kohler defines estimated cost as the expected cost of manufacture or acquisition, often in terms of a unit or a product computed on the basis of information available in advance of actual production or purchase. Estimated costs are prospective costs since they refer to prediction of a cost. Estimated cost भी kind of predetermined cost है। Estimated cost में भी पहले से ये estimate किया जाता है कि कितना cost किया जाएगा, तो वो estimated cost है। डिफरेंशियल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब कि आपके पास दो अलग अलग ऑप्शन है, दो अलग अलग ऑप्शन में से जो डिफरेंशियल कॉस्ट है, दोनों में एक में कॉस्ट होता है दूसरे में कॉस्ट नहीं होता है, तो वो जो अलग कॉस्ट है उसे ही कंसिडर किया जाएगा। वो इंक्रीमेंटल हो सकता है या फिर डिक्रीमेंटल हो सकता है। इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल कॉस्ट, इट रिप्रेजेंट्स द चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल कॉस्ट, वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड, ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस और मेथड ऑफ प्रोडक्शन एटसेट्रा। अलग अलग एक्टिविटी लेवल, अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग प्रोसेस या अलग अलग मेथड का यूज करने से जो दो ऑप्शन, दो या उनसे ज्यादा ऑप्शंस है, उन दोनों में जितना डिफरेंस है, डिफरेंशियल कॉस्ट है, अलग अलग जितना कॉस्ट पड़ता है उससे कंसिडर किया जाएगा, तो उसे डिफरेंशियल कॉस्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी चेंज इज प्रपोज्ड इन द एग्जिस्टिंग लेवल और इन द एग्जिस्टिंग मेथड ऑफ प्रोडक्शन, the increase or decrease in total cost or in specific element of cost as a result of this decision will be known as incremental or incremental cost or decremental cost. For example, अगर आपको बाहर पढ़ने जाना है, राइट, आपके होम टाउन से दूसरे सिटी में अगर आपको पढ़ने जाना है, तो उस केस के अंदर अगर आपको बाहर दूसरे कौन से सिटी में पढ़ने जाना है वो अगर आपको डिसाइड करना है, तो उसके लिए सीए को, जो सीए कोर्स है उसमें आईसीए के रजिस्ट्रेशन वगैरह का कॉस्ट जो है वो आपका डिसीजन मेकिंग को कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो आप एक्स सिटी से पढ़े या वाई सिटी से पढ़ेंगे, जहां पर इससे भी आप पढ़ेंगे आईसीआई में जो रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट है वो एज इट इज दोनों में ही कॉमन रहेगा। बट एक्स सिटी में से पढ़ना है या फिर वाई सिटी में से पढ़ना है, उसके लिए आपका जो इंपॉर्टेंट कॉस्ट क्या हो सकता है कि वहां पर रहने का, खाने पीने का, या फिर अगर आप वहां पर फिजिकल क्लास लेने वाले हैं तो वहां का खर्चा कितना होगा। तो उसमें क्या करेंगे आप, एक्स सिटी है उसमें जो रहने का जो हॉस्टल फीस है, राइट, फॉर एग्जांपल वो पर मंथ 10,000 रुपीज है। वाई सिटी जो है उसमें जो हॉस्टल फीस है, राइट, वो 5,000 रुपीज है। तो यहाँ पर जो 5,000 रुपीज का डिफरेंस है दैट इज कंसिडर्ड एज अ डिफरेंशियल कॉस्ट। तो फिर 5,000 है वही आपके लिए मैटर करता है कि एक सिटी में 5,000 का हॉस्टल फीस एक्सपेंस बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर दोनों ही केस में फूड एक्सपेंस सेम है तो फूड एक्सपेंस आपके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, हॉस्टल फीस। और हॉस्टल फीस में 5,000 रुपीज एक्स सिटी में ज्यादा लगेंगे, तो आप वो सोचेंगे कि भाई अब एक्स सिटी में नहीं जाना चाहिए, वाई सिटी में हमें जाना चाहिए, राइट। पर वहां पर आप कंसिडर करेंगे कि भाई दूसरे भी पॉइंट्स हो सकते हैं, लाइक कि कोचिंग कहाँ पर अच्छा है, किस तरह से है, रहने के लिए कौन सा अच्छा है, सेफ्टी वाइज कौन सा अच्छा है, वो सारे पॉइंट्स भी देखेंगे। बट अगर हम कॉस्ट वाइज देखेंगे तो आप क्या प्रीफर करेंगे कि वाई सिटी में हमें रहने जाना चाहिए। समझ में आ रहा है, दैट इज डिफरेंशियल कॉस्ट। Imputed cost, this cost are a notional cost which do not involve any cash outflow. Imputed cost, notional cost या फिर opportunity cost, all three are considered similar, right, same ही है, right। कोई भी expense है वो actual में आप नहीं कर रहे, वो notional है, वो opportunity cost है। Interest on capital, the payment for which is not actually made is an example of imputed cost. For example, अगर कोई भी proprietor है तो वो अपनी कैपिटल है वो बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है, उसके लिए सामने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो नॉशनल कॉस्ट है या फिर इम्प्यूटेड कॉस्ट या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि अगर वो कैपिटल इस बिजनेस में नहीं लगाता तो वो बैंक में एफडी करवा सकता है या फिर और कोई जगह पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वो उन्होंने नहीं किया, पर कहां पर लगाया है, बिजनेस में लगाया है। तो वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी मिलता अगर बैंक में करवाता, एफडी करवाता, तो वो जो कैपिटल है, कैपिटल के ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो इम्प्यूटेड कॉस्ट या फिर नॉशनल कॉस्ट या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। उन्होंने कोई भी एक बेनिफिट है, एफडी में से जो इंटरेस्ट मिलता उस बेनिफिट को उन्होंने फॉरगोन किया है, राइट। एक्चुअल में वो कैश आउटफ्लो नहीं होता है, बट फिर भी वो एक्सपेंस कंसिडर किया जाता है ताकि वो डिसीजन लिया जा सके कि उन्हें वो जो पैसे है वो बिजनेस में लगाया है वो सही है या नहीं, उसको जानने के लिए ऐसे इम्प्यूटेड कॉस्ट या फिर नॉशनल कॉस्ट या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है। दिस कॉस्ट आर सिमिलर टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कैपिटलाइज्ड कॉस्ट,
जो कॉस्ट को कैपिटलाइज किया जाता है क्योंकि उसका जो बेनिफिट है वो मोर देन 1 ईयर के लिए मिलता है, तो उसे कैपिटलाइज्ड कॉस्ट कहा जाता है। These are costs which are initially recorded as an asset and subsequently treated as an expense. For example, installation expense on the erection of a machine are added to the cost of machine. Installation expense है, right? वो capitalized cost है, उसको machine के cost में add किया जाता है, उसे as asset consider किया जाता है। फिर उसको every year depreciation charge किया जाता है, तो every year उसका expense treat किया जाता है। फिर है product cost. Product बनाने के लिए जितना भी expense होता है वो सब कुछ उनका सब पूरा टोटल है उसे प्रोडक्ट कॉस्ट कहा जाता है। These are the costs which are associated with the purchase and sale of goods. In the case of merchandise inventory, अगर merchandise सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें जो परचेज और सेल ऑफ गुड्स के लिए जो भी एक्सपेंस होता है वो प्रोडक्ट कॉस्ट है। In the production scenario, such costs are associated with the acquisition and conversion of materials and all other manufacturing inputs into finished product for sale. Hence, under marginal costing, variable manufacturing cost, and under absorption costing, total manufacturing cost, variable and fixed constitute inventoriable और product cost. अब दो टेक्निक्स है कॉस्टिंग करने के लिए, मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों ही कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का जब भी यूज करते हैं तो उसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है वही प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाया जाएगा, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को ही कंसिडर करके प्रोडक्ट कॉस्ट निकाला जाता है, राइट। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का डिफरेंस है, बट ये इन डिटेल हम नेक्स्ट पार्ट में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, और फिर वो आगे चैप्टर 14 के अंदर भी कवर अप होगा, राइट। तो प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब कि वो प्रोडक्ट बनाने में, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाने में जितना भी एक्सपेंस लगता है वो सब कुछ प्रोडक्ट कॉस्ट है। Opportunity cost. This cost refers to the value of sacrifice made or benefit of opportunity forgone in accepting an alternative course of action. For example, a firm financing its expansion plan by withdrawing money from its bank deposit. Opportunity cost कोई भी alternative benefit को forgone करने की वजह से जो sacrifice किया वो opportunity cost है, वो actual expense नहीं है। अगर एफडी डिपॉजिट है वो विड्रॉ करके बैंक एक्सपांसन, बिजनेस एक्सपांसन के लिए यूज किया गया, तो वो जो इंटरेस्ट है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाया जाएगा। इन सच अ केस द लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बैंक डिपॉजिट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर कैरिंग आउट द एक्सपांसन प्लान। सिंपल। फिर है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। जो कॉस्ट को इनकर करने के लिए एक्चुअल में कैश आउटफ्लो होता है उसे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कहा जाता है। इट इज दैट पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट विच इन्वॉल्व्स कैश आउटफ्लो। This cost concept is a short-term concept and is used in decisions relating to fixation of selling price in recession, make or buy, etc. ये सारे decisions वगैरह क्या रहते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, तब आपके लिए काम आएगा। Out of pocket cost can be avoided or saved if a particular proposal under consideration is not accepted. अगर आपको out of pocket cost को बचाना है तो उसके लिए जो भी proposal है, right, उसको offer है वो accept मत कीजिए, तो आपका cost बच जाएगा, sell भी नहीं होगा, cost भी नहीं होगा, right? शट डाउन कॉस्ट। कई बार प्लांट वगैरह, फैक्ट्री वगैरह को शट डाउन करते हैं टेम्पररीली, फिर भी कुछ कॉस्ट है वो होते ही है, वो फिक्स्ड कॉस्ट है, वो होने ही वाला है, प्रोडक्शन करे या ना करे। Those costs which continue to be incurred even when a plant is temporarily shut down, for example rents, rates, depreciation, etc. This cost cannot be eliminated with the closure of the plant. वो प्लांट क्लोज करने के बावजूद वो कॉस्ट होता है, उसे शट डाउन कॉस्ट कहा जाता है। In other words, all fixed costs which cannot be avoided during the temporary closure of a plant will be known as a shutdown cost. प्लांट को टेम्पररीली बंद करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्लांट है, राइट, जो मॉनसून सीजन है उसमें कुछ प्लांट नहीं चल सकता है, तो उस केस में उसको शट डाउन किया जाता है। तो शट डाउन किया जाता है, फिर भी कुछ कॉस्ट है, रेंट है, इंश्योरेंस है, फैक्ट्री का डेप्रीशिएशन है, तो वो कंटिन्यू रहने ही वाले, तो उसे शट डाउन कॉस्ट कहा जाता है। संक कॉस्ट। संक कॉस्ट मतलब कि हिस्टोरिकल कॉस्ट है, आपने कर दिया तो वो संक कॉस्ट, कर दिया अब कुछ नहीं हो सकता, उसको इरिवर्सिबल कॉस्ट है, वो आपने कर दिया है तो अब कुछ नहीं हो सकता है, दैट इज संक कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट आर नोन एज अ संक कॉस्ट, मतलब कि आपके पैसे डूब गए, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, बेनिफिट मिल सकता है, आप अभी भी यूज कर रहे हैं, राइट, बट वो आपके लिए डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ भी काम का नहीं है, राइट। अगर आपने फोन ले लिया, आप फोन में से ही देख रहे होंगे या फिर लैपटॉप वगैरह में से देख रहे हैं ये वीडियोस, राइट, तो आपने वो ले लिया है, अब आपको
पढ़ने जाना है उसके लिए अगर आपको एक्सपेंस कौन से होंगे तो उसमें आपका लिए मोबाइल या फिर लैपटॉप है, वो कॉस्ट कोई भी मैटर नहीं करता है क्योंकि वो ऑलरेडी आपने एक्सपेंस कर दिया है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता है. They play no role in decision making in the current period. For example, in the case of a decision relating to the replacement of a machine, the written down value of the existing machine is a sunk cost and therefore not considered. अगर रिप्लेस करना है मशीनरी को तो जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो कुछ काम की नहीं है, जो नया मशीन लेकर आना है उसमें परचेस कॉस्ट या इंस्टॉलेशन कॉस्ट वगैरह क्या होगी वो कंसिडर किया जाएगा. जो एक्सपेंस ऑलरेडी हो चुका है वो संक कॉस्ट है. एब्सोल्यूट कॉस्ट, एब्सोल्यूटली जो एक्चुअल में जो कॉस्ट हुआ है वो एब्सोल्यूट कॉस्ट है. दिस कॉस्ट रिफर्स टू द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट, प्रोसेस और यूनिट इन इट्स टोटलिटी. When costs are presented in a statement form, various cost components may be shown in absolute amount or as a percentage of total cost or as per unit cost or altogether. Right? जब भी स्टेटमेंट वगैरह बनाया जाएगा तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स है सभी का टोटल एक्चुअल कॉस्ट कितना हुआ है वो मेंशन किया जाता है, या फिर वो टोटल कॉस्ट के कुछ परसेंटेज दिखाया जाता है तो उसे एब्सोल्यूट कॉस्ट कहा जाता है. हियर द कॉस्ट डिपिक्टेड इन एब्सोल्यूट अमाउंट मे बी कॉल्ड एन एब्सोल्यूट कॉस्ट एंड आर बेस कॉस्ट ऑन विच फर्दर एनालिसिस एंड डिसीजंस आर मेड. फिर है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट. डिस्क्रिशनरी कॉस्ट मतलब कि डिस्क्रिएशन के ऊपर मैनेजमेंट अपने आप डिसाइड करता है कि कितना एक्सपेंस करना है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट है, R&D वगैरह है. सच कॉस्ट आर नॉट टाइड टू अ क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट. इतना इनपुट डाला तो इतना आउटपुट मिलना ही चाहिए, इतने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया तो इतना सेल्स होना ही चाहिए, वो नेसेसरी नहीं है, वो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट है. They usually arise from periodic decisions regarding the maximum outlay to be incurred. For example, include advertising, public relation, executive training, etc. फिर है पीरियड कॉस्ट. जो भी पूरे पीरियड के लिए कॉस्ट किया गया है वो पीरियड कॉस्ट है. These are the costs which are not assigned to the products but are charged as expense against the revenue of the period in which they are incurred. वो प्रोडक्ट के सामने नहीं, वो पूरे पीरियड में जो रेवेन्यू अर्न किया उसके सामने वो कॉस्ट को चार्ज किया जा सकता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन. All non-manufacturing costs such as general and administrative expense, selling and distribution expense and recognized as a period cost. Clear? Engineered cost. These are costs that result specifically from a clear cause and effect relationship between inputs and output. जिसका cause and effect, कॉज और इफेक्ट का रिलेशन है, इनपुट जितना होगा उतना ही आउटपुट मिलेगा, उसे इंजीनियर्ड कॉस्ट कहते हैं. मतलब कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसिडर कर सकते हैं. द रिलेशनशिप इज यूजुअली पर्सनली ऑब्जर्वेबल. फॉर एग्जांपल ऑफ इनपुट्स आर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एटसेट्रा. एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट्स आर कार्स, कंप्यूटर्स एटसेट्रा. फिर है एक्सप्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब एक्चुअल में आउटफ्लो हुआ है कैश का, तो उसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है. This cost are also known as out of pocket cost, जो हमने आगे देखा था, and refer to cost involving immediate payment of cash. Salaries, wages, postage and telegram, printing and stationery, interest on loan, etc. are some examples of explicit cost involving immediate cash payment. जिसमें cash payment actual में करना है वो explicit cost है. Implicit cost, this cost do not involve any immediate cash payment. They are not recorded in the books of account. They are also known as economic cost. Generally, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह है तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा जाएगा. तो राइट, ये सारे क्लासिफिकेशन है जो डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं. इसमें से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, इसमें से कोई भी आपको एग्जांपल दे देंगे. फॉर एग्जांपल लिख दिया कि कॉस्ट आर नॉट टाइड टू अ क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट. तो ये कौन सा कॉस्ट है आपको आइडेंटिफाई करना है, तो वो है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट. ऐसे 4-5 स्टेटमेंट्स आपको दे रखे होंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन सा कॉस्ट है. ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि डिस्क्रिशनरी कॉस्ट क्या है वो आप एक्सप्लेन कीजिए, उसके एग्जांपल दीजिए. ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है. या फिर इवन ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपको लिस्ट ऑफ कॉस्ट दे दिया होगा, उसके आपको एग्जांपल्स देने हैं, सिर्फ एग्जांपल्स देने हैं. ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक में से पॉसिबल है, जो लास्ट क्लासिफिकेशन है, राइट, जिसमें बहुत सारे कॉस्ट है जो डिसीजन मेकिंग से जुड़े हुए हैं, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग. इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस है, ये काफी इंपॉर्टेंट है. बाकी जो आगे हमने समझा था वो आगे के कॉस्ट कॉन्सेप्ट, आगे के चैप्टर समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, तो वो भी आपको अच्छे से समझना तो जरूरी बन ही जाएगा, राइट. तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट. नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़ेंगे, तो आपको वो देखने जरूर आना है. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच.